हालांकि राहुल गांधी के आज के वायनाड दौरे को लेकर अब एक विवाद भी शुरू हो गया है और इस विवाद की वजह है ये पोस्टर जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। आज वायनाड में पोस्टर्स लगे हुए थे। इन पोस्टर्स पर राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई है और इन पर यह लिखा है कि मैं सावरकर नहीं जो माफी मांगू और भाग जाऊं। और ये पोस्टर्स वायनाड में सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि आज ये तमाम पोस्टर्स वायनाड में अलग अलग स्थानों पर लगे हुए थे। अब इन पोस्टर्स का मतलब क्या है? ये पोस्टर्स कह रहे हैं मैं सावरकर नहीं हूं। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में सावरकर के अपमान को लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि राहुल गांधी अगर सावरकर के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे तो उनकी पार्टी कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगी। और उद्धव ठाकरे की नाराजगी के बाद राहुल गांधी ने संजय राउत से मुलाकात की थी और यह आश्वासन दिया था संजय राउत को कि अब वो सावरकर के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। और शरद पवार ने भी दोनों के बीच में मध्यस्थता कराई थी और शरद पवार ने भी ऐसा कहा जाता है कि गांधी परिवार को सलाह दी थी, राहुल गांधी को सलाह दी थी कि अगर आप सावरकर के प्रति इस तरह का रवैया रखेंगे, सावरकर के प्रति इस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर महाराष्ट्र में आपको समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि वीर सावरकर महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय हैं और फिर आपको महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और महाराष्ट्र की जो आपके जो क्षेत्रीय दल हैं, जो आपके सहयोगी हैं, वो भी आपसे दूर जा सकते हैं। सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं जिन्हें राजस्थान की राजनीति में बहुत अहम माना जाता है। राजस्थान में कुल 4 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से लगभग 7% यानी 33.5 लाख वोटर्स अकेले गुर्जर समुदाय से हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में विधानसभा की 200 में से 55 सीटें ऐसी हैं जिन पर गुर्जर समुदाय के वोटर्स को निर्णायक माना जाता है। वो किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं। 50 से 55 सीटें ऐसी हैं। पहले गुर्जर समुदाय का वोट बीजेपी को जाया करता था, लेकिन 2018 में सचिन पायलट की वजह से यह वोट कांग्रेस को मिला और ऐसी ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत गई जहां गुर्जर समुदाय के वोटर्स निर्णायक भूमिका में थे। यानी आज अगर सचिन पायलट अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाते हैं तो इन 55 सीटों पर कांग्रेस के लिए जीतना मुश्किल कर देंगे और सचिन पायलट काफी मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। अब सचिन पायलट को यह लगता था कि इन तमाम सीटों पर कांग्रेस को जिताकर असल में सत्ता तक उन्होंने पहुंचाया है और उन्हें इसका इनाम मिलना चाहिए। कांग्रेस ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बना भी दिया, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अब अगर उन्होंने अपनी खुद की क्षेत्रीय पार्टी बना ली और उसमें अगर उन्होंने कुछ सीटें जीत भी ली, आज तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो कितनी सीटें जीत सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया 50 से 55 सीटों पर उनका प्रभाव है, लेकिन वो किसी को हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं, लेकिन खुद इनमें से कितनी जीत सकते हैं ये देखने की बात होगी। लेकिन अगर वो कुछ सीटें जीत भी लेते हैं, मान लीजिए 10, 15, 20, 25 सीटें भी अगर उनकी पार्टी जीत लेती है तो वो राजस्थान में किंग मेकर बन सकते हैं और हो सकता है, कौन जानता है, आगे भविष्य में शायद मुख्यमंत्री भी बन जाए। यहां जो बात सबसे ज्यादा उनके पक्ष में जा रही है वो ये कि वो वसुंधरा राजे को आधार बनाकर अशोक गहलोत का विरोध कर रहे हैं। यानी वो एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं और कोई भी जो परिपक्व नेता होता है वो दूर की सोचता है और वो सोचता है कि कैसे मैं तीर तो एक ही चलाऊं लेकिन निशाने 2 साध लूं, जो कि वो इस बार कर रहे हैं। वसुंधरा राजे को लेकर राजस्थान बीजेपी में पहले से ही बहुत असंतोष है, लेकिन बीजेपी में अभी इतनी हिम्मत नहीं कि वो वसुंधरा को हटाकर किसी और नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर सके। और सचिन पायलट के इस विरोध प्रदर्शन के बाद उनकी बीजेपी में मुश्किलें, यानी वसुंधरा की बीजेपी में मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं और यह भी हो सकता है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी वसुंधरा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार ना बनाए, यह कहते हुए कि क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और यह मामला बहुत बड़ा बन गया है, सचिन ने इसे बहुत बड़ा मामला बना दिया है, तो अब हम वसुंधरा को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरा, इससे कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत के खिलाफ भी एक माहौल तैयार होगा। यानी एक तीर से वो 2 पार्टियों के 2 सबसे बड़े नेताओं को एक ही झटके में कमजोर कर देंगे और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की चेतावनी के बावजूद आज अशोक गहलोत के खिलाफ ये अनशन किया है। वैसे 45 साल के सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और अशोक गहलोत के बीच भी बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी
और एक बार 71 वर्ष के अशोक गहलोत ने राजेश पायलट के लिए यह भी कह दिया था कि उन्हें इतना तेज भी नहीं उड़ना चाहिए। और राजेश पायलट के बाद अशोक गहलोत यही बात अब उनके बेटे सचिन पायलट के लिए भी कहते हैं कि ये लड़का बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत तेजी से उड़ने की कोशिश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आज लगभग 17 मिनट का एक छोटा सा भाषण दिया। वो अपनी पार्टी के मुख्यालय गए और इस भाषण में उन्होंने भ्रष्टाचार शब्द का एक बार भी जिक्र नहीं किया। आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को हुआ था और उस दिन अरविंद केजरीवाल ने 50 मिनट से भी लंबा भाषण दिया था और उनके भाषण में 46 बार भ्रष्टाचार, बेईमानी और रिश्वतखोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज वो सारे शब्द गायब हैं। यानी इन 10 वर्षों में केजरीवाल की राजनीति इतनी बदल गई कि अब वो भ्रष्टाचार की बात तक नहीं करते, बल्कि आज के भाषण में उन्होंने सबसे ज्यादा जिक्र मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का किया, जो दोनों ही भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में है, और उन्हें क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का चेला बताया। हमें लगता है कि यह भगत सिंह का अपमान करने जैसा ही होगा। भगत सिंह देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए जेल गए थे। उन्होंने 23 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के लिए जेल में हैं। केजरीवाल ने अपने इस भाषण में 2 और बड़ी बातें कही। पहली बात यह कि उनका मुफ्त बिजली और पानी देने का मॉडल पूरे देश में सुपरहिट हो चुका है, और दूसरा, उन्होंने आज लगातार यह बात कही कि भगवान ने आम आदमी पार्टी को एक बड़े मकसद के लिए चुना है और आम आदमी पार्टी देश की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा करेगी। यानी केजरीवाल कहीं ना कहीं इस दौरान ये इशारा कर रहे थे कि वो राष्ट्रीय नेता तो बन चुके हैं, अब वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी तब पार्टी के पास ना तो पैसा था और ना ही लोग थे, लेकिन आज पैसा तो आज भी नहीं है, लेकिन आज लोग बहुत हैं। हालांकि केजरीवाल इस दौरान ये बताना भूल गए कि इन 10 वर्षों में उनके कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हो चुके हैं। 10 वर्षों में दिल्ली सरकार के 6 मंत्री, आम आदमी पार्टी के कुल 13 विधायक भ्रष्टाचार और दूसरे अपराधों में गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब में भी उनकी सरकार बने 1 साल हुआ है और वहां भी 2 मंत्रियों और 2 विधायकों पर भ्रष्टाचार और दूसरे गंभीर अपराधों के मामलों में कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन आज केजरीवाल ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। अब इस सवाल पर आते हैं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय बनने से क्या होगा। तो अब जब कोई क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है तो उसे भारत के चुनाव आयोग की तरफ से एक तो दिल्ली में अपना राष्ट्रीय मुख्यालय बनाने के लिए जगह मिलती है, भवन या कोई बिल्डिंग मुफ्त में दी जाती है। यानी लोगों को मुफ्त बिजली पानी देकर आज केजरीवाल अपनी पार्टी को उस स्तर पर ले आए हैं जहां उन्हें चुनाव आयोग से मुफ्त में अपने दफ्तर के लिए जगह मिलेगी। दूसरा, राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू हमेशा के लिए पार्टी के नाम पर रिजर्व्ड यानी आरक्षित हो जाएगा। तीसरा, अब चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने 40 स्टार कैंपेनर्स को अपने उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए भेज सकेगी, जिनका खर्च उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के खर्च में शामिल नहीं होगा। और चुनाव में दूरदर्शन पर प्रचार के लिए भी आम आदमी पार्टी को एक निर्धारित समय मिलेगा। इसके अलावा जब भी कभी कोई ऑल पार्टी मीटिंग होगी, राष्ट्रीय दलों की कोई बैठक होगी, कोई भी संवैधानिक बैठक होगी राष्ट्रीय दलों की, तो उसमें अरविंद केजरीवाल को जरूर न्योता दिया जाएगा और वो उसमें शामिल हो पाएंगे। जबकि शरद पवार की एनसीपी, ममता बनर्जी की टीएमसी और सीपीआई से ये सारे अधिकार और सुविधाएं अब वापस ले ली जाएंगी, क्योंकि इन पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त हो चुका है और अब शरद पवार और ममता बनर्जी सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं। तो आज अगर आप इन 3 लोगों को देखेंगे, शरद पवार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, तो दर्जे के हिसाब से, चुनाव आयोग के औपचारिक दर्जे के हिसाब से अरविंद केजरीवाल इन दोनों से बड़े नेता बन गए हैं। चुनाव आयोग के फैसले से पहले हमारे देश में 8 राष्ट्रीय पार्टियां थीं। ये जो नया फैसला आया है इससे पहले तक, लेकिन अब हमारे देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां बची हैं और इन पार्टियों के नाम है बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी, जो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड सांगमा की पार्टी है। बस ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां हमारे पूरे देश में हैं। 140 करोड़ के देश में 6 नेशनल पार्टियां हैं। पूरे देश में कुल 2800 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनमें से सिर्फ 6 पार्टियां ऐसी हैं
जिनके पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, और इनमें भी केवल 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनकी 1 से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं, और ये 3 पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आज बीजेपी की हमारे देश में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार है, कांग्रेस पार्टी की 3 राज्यों में सरकार है, और झारखंड और बिहार में वो गठबंधन सरकार का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, 2 राज्यों में सरकार है। यानी अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और जो प्रमुख हैं वो सिर्फ 3 हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर थी। और उससे भी बड़ी बात यह कि भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों में सबसे मजबूत जनाधार बीजेपी का है। आज बीजेपी के आसपास भी कोई दूसरी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, कांग्रेस को 11 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, यानी बीजेपी से आधे वोट मिले थे कांग्रेस को। बीएसपी को 2 करोड़ 20 लाख, सीपीएम को 1 करोड़ 10 लाख और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 26 लाख वोट मिले थे, और एनपीपी को 35 लाख वोट मिले थे। तो सोचिए, बीजेपी को मिले हैं लगभग 23 करोड़ वोट, आम आदमी पार्टी को मिले हैं लगभग 26 लाख वोट, और 26 लाख वोटों के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भगवान की कुछ मर्जी है, भगवान मुझसे कोई बहुत बड़ा काम कराना चाहता है, और वो ये 26 लाख वोट लेकर अब 23 करोड़ वोट लेने का सपना देख रहे हैं। कहने का मतलब यह कि देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां तो हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पार्टी बीजेपी के आसपास भी नहीं है। आज आम आदमी पार्टी का लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं, जबकि बीजेपी के 303 सांसद हैं और कांग्रेस के 51 सांसद हैं। अब हम आपको इंसान और सारस की दोस्ती की एक खूबसूरत और नई तस्वीर दिखाएंगे, जहां आरिफ नाम का एक व्यक्ति आज चिड़ियाघर में अपने बिछड़े हुए दोस्त एक सारस से मिलने गया, और उस सारस ने आरिफ को तुरंत पहचान लिया और वो खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा। लेकिन देश के कानून कायदों की वजह से ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सबसे पहले आप इन दोनों का ये वीडियो देखिए, जब आरिफ अपने बिछड़े हुए दोस्त उस सारस से मिलने के लिए चिड़ियाघर में गया, जिस चिड़ियाघर में आजकल उस सारस को रखा गया है। क्या हाल है? हैं? पहचान गए? हैं? पहचान गए? हैं? वहीं पर रहो, वहीं पर रहो। हाँ हाँ हाँ। एक बार उछल के दिखाओ, उछल के। हाँ हाँ, उछल के दिखाओ। हाँ, उछल के दिखाओ। हाँ हाँ, उछल के दिखाओ। हाँ। सारस के साथ आरिफ की दोस्ती की ये कहानी उत्तर प्रदेश के अमेठी की है। पिछले वर्ष अगस्त के महीने में आरिफ को यह सारस उसके खेत में मिला था, और उस समय इस सारस को काफी चोट लगी थी, ये घायल था। इसके बाद आरिफ ने इस सारस की देखभाल की, और धीरे धीरे ये सारस आरिफ के साथ घुल मिल गया। ये आरिफ के घर में ही रहने लगा, आरिफ के साथ खाना पीना खाने लगा, उसी के साथ खाना खाता था, और आरिफ अक्सर इस सारस के वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालता था। उसके बाद इन दोनों के बीच इतना लगाव हो गया कि आरिफ जहां भी जाता, सारस भी उसी के साथ साथ जाता, और धीरे धीरे सारस और आरिफ की दोस्ती की चर्चाएं आसपास के इलाके में होने लगी, और इस दोस्ती को देखने के लिए लोग दूर दूर से आरिफ के घर भी आने लगे। इस तरह के वीडियोस आरिफ ने शूट करने शुरू कर दिए, जहां वो मोटरसाइकिल पर जा रहा है और सारस उसके पीछे पीछे लगातार उड़ रहा है। आरिफ अक्सर इस सारस के साथ अपने वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था, जैसे कि ये वीडियो है।